हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इस वीडियो में हम मेनली ये समझने वाले हैं कि ऐसे कौन से माध्यम या मीन्स हैं जो सिटीजन्स की एडमिनिस्ट्रेशन से जो शिकायतें हैं या ग्रीवियंसेस हैं उनसे डील करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिटीजन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। वो कैसे होते हैं ये तो मैं कई बार बता चुकी हूँ। जो प्लान्स एंड पॉलिसीज एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका इम्प्लीमेंट करती है, जनता तक उन्हें पहुंचाने का काम तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही करता है। और मॉडर्न टाइम्स में तो ये इंटरैक्शन और ज्यादा बढ़ गया है। वो कैसे बढ़ गया है? स्टेट का रोल इंक्रीज हो गया है। आज के जमाने में एक मॉडर्न स्टेट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करती है, बल्कि और भी बहुत सारे पॉजिटिव रोल्स हैं जो वो प्ले करती है। स्टेट्स का काम है जनता को प्रॉपर फैसिलिटीज पहुंचाना, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो। तो ये सब चीजें इंडिविजुअल को अफेक्ट करती हैं। एंड अल्टीमेटली इससे क्या हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन और सिटीजन्स का इंटरेक्शन भी बढ़ गया है, क्योंकि ये सभी फैसिलिटीज जो स्टेट को प्रोवाइड करनी होती है सिटीजन्स को, ये फैसिलिटीज एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही तो जनता तक पहुंचाई जाती हैं। तो आज के समय में पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन जो है बिटवीन सिटीजन्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन वो बदल गया है। पहले क्या होता था कि सिटीजन्स का और एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंटरेक्शन था वो बहुत लिमिटेड था। सिटीजन्स या जनता को सिर्फ लॉ को ओबे करना होता था और टैक्सेस पे करने होते थे। तो बहुत ही लिमिटेड सी इंटरेक्शन थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, ये इंटरेक्शन बढ़ चुका है। And like I said before, एडमिनिस्ट्रेशन लोगों तक डिफरेंट फैसिलिटीज एंड सर्विसेज पहुंचाती है। तो इस बढ़ती हुई इंटरेक्शन की वजह से क्या हुआ? लोगों के बीच में एक डिसकंटेंट बढ़ा एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। लोगों के बीच में एक असंतोष क्रिएट हुआ। और वो कैसे हुआ? इस डिसकंटेंट के बढ़ने के काफी सारे रीजंस थे जो मैं आगे चलकर बताने वाली हूँ। जैसे कि ऑफिशियल्स का रवैया सही नहीं था या ऑफिशियल्स में करप्शन आ गई थी। तो इस वजह से ये डिसकंटेंट या असंतोष बढ़ा। एंड दिस लेड टू ग्रीवियंस। ग्रीवियंस होता है शिकायत या कंप्लेंट। लोगों को शिकायत होने लगी एडमिनिस्ट्रेशन से। ये जो डिसकंटेंट था ये एक आधार बना शिकायत या कंप्लेंट का। और इसीलिए आज हम समझने वाले हैं ऐसे मैकेनिज्म्स और प्रोसीजर्स को जो सिटीजन्स की एडमिनिस्ट्रेशन से जो शिकायत या ग्रीवियंसेस हैं उनसे डील करते हैं। तो कौन से ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से सिटीजन्स में एक डिसकंटेंट या असंतोष पैदा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर? मोहित भट्टाचार्य ने कुछ ऐसे रीजंस बताए हैं, जिनमें सबसे पहला है अनहेल्पफुल एटीट्यूड ऑफ द ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स का जो रवैया था वो अनहेल्पफुल होता था। हेल्प करने की बजाय अपनी पावर का शो ऑफ करते थे। Then comes the citizens' ignorance about the procedures. किसी भी काम को करवाने के लिए जो प्रोसीजर्स होते हैं उनके बारे में लोगों को प्रॉपरली पता नहीं था। तो इस वजह से भी असंतोष बढ़ा। फिर काम को करवाने में डिले होना और एक लंबा वेटिंग पीरियड होना, इसने भी डिसकंटेंट क्रिएट किया। देन द फेवरेटिज्म इन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेटर्स अपने जो रिश्तेदार हैं या अपने जो नोन हैं उनको वो फेवर करते थे किसी भी काम को करवाते समय। तो एडमिनिस्ट्रेशन में फेवरेटिज्म ने भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करी। देन वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस रीजंस जो करप्शन होती थी ऑफिशियल्स के बीच में, उसने भी नाराजगी बढ़ाई लोगों की। देन द रिलायंस ऑन मिडिलमैन। सिटीजन्स जो थे वो मिडिलमैन पर कई बार रिलाई करते थे अपने काम को करवाने के लिए। सिटीजन्स जो थे वो अपनी बात मिडिलमैन को बताते थे, लेकिन जो मिडिलमैन होता था वो एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात पहुंचाता ही नहीं था, जिससे सिटीजन्स को लगता था कि एडमिनिस्ट्रेशन गलत है, काम नहीं करती है, विच अगेन क्रिएटेड डिसकंटेंट। और फिर होता है द रिच पुअर डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। गरीब और अमीर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना, ये भी एक रीजन बना सिटीजन्स के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर डिसकंटेंट या असंतोष होने का। तो ये डिफरेंट रीजंस थे जिसकी वजह से लोगों को नाराजगी हुई एडमिनिस्ट्रेशन से। उनको लगता था कि एडमिनिस्ट्रेशन उनका कार्य नहीं करती है, डीले बहुत ज्यादा करती है, फेवरेटिज्म करती है, ऑफिशियल्स में करप्शन है, गरीब और अमीर के बीच में डिस्क्रिमिनेट करती है।
अमीर का कार्य कर देती है लेकिन गरीब का काम नहीं करती है, उनको ट्रीट भी अच्छे से नहीं करती है। तो इस वजह से क्या होता है, कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स तैयार किए गए या कुछ ऐसे प्रोसीजर्स तैयार किए गए जिनके थ्रू सिटीजन्स एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट शिकायत कर सकते हैं, अपने ग्रीवियंसेस को प्रेजेंट कर सकते हैं, सो दैट उन शिकायतों का कोई सोल्यूशन हो सके और एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रॉपरली काम करे। तो ये कौन कौन से चैनल्स हैं जो सिटीजन्स के ग्रीवियंसेस या शिकायतों से डील करते हैं? इसके कई तरीके हैं। सबसे पहला है रिड्रेसल थ्रू द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, फिर है जुडिशियल रेमेडीज, उसके बाद है द चैनल्स टू डील विद करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन, फॉलोड बाय ऑम्बुड्समैन, further followed by the redressal machinery in ministries and departments. जब जनता की ग्रीवियंसेस को सुना जाता है उसे रिड्रेसल कहा जाता है। आपने वर्ड भी सुना होगा, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स, जिसे शॉर्ट में GRM भी कहा जाता है। ये वही तरीके होते हैं जिनके द्वारा जनता की शिकायत को सुना जाता है और उन्हें सॉल्व किया जाता है या उसकी कोशिश की जाती है। तो सबसे पहले आता है रिड्रेसल थ्रू पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर या विधान पालिका के थ्रू भी शिकायत रखी जा सकती है। लोगों की शिकायतों को पार्लियामेंट में उठाया जाता है MPs द्वारा, एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसीज। ये एक इम्पॉर्टेंट फोरम है जिनके थ्रू जनता की जो शिकायतें हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, उनको सामने रखा जा सकता है। और इन एडमिनिस्ट्रेशंस के जो इंचार्ज होते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। जनता के मुद्दों को उठाया जाता है। ये क्वेश्चन आवर के दौरान भी हो सकता है। क्वेश्चन आवर क्या होता है ये मैं लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो क्वेश्चन आवर के दौरान कोई भी इशू रेज किया जा सकता है, चाहे वो सिटीजन की शिकायत से रिलेटेड हो। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल सिटीजन्स को अगर शिकायत है कि एक पर्टिकुलर एरिया में या एक पर्टिकुलर स्टेट में पुलिस जो है वो अपनी पावर का मिसयूज कर रही है, तो इस मुद्दे को भी उठाया जा सकता है, या स्पेशल डिस्कशंस के थ्रू भी इन मुद्दों को उठाया जा सकता है। किसी एडमिनिस्ट्रेशन में अगर करप्शन हो रही है, ऐसे इश्यूज को भी पार्लियामेंट के सामने हाईलाइट किया जा सकता है। देन द कॉलिंग अटेंशन मोशन, ये भी मैं बता चुकी हूँ कि क्या होता है। इसके थ्रू भी जनता के ग्रीवेंसेस को उठाया जा सकता है। और इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं, जैसे कि डिबेट्स करके, चाहे वो बजट पे ही डिबेट क्यों ना हो, एंड थ्रू वेरियस मोशंस एंड रेजोल्यूशंस जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। इसके अलावा लेजिस्लेचर में एक कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस भी होती है, जिसका काम है ये देखना कि मिनिस्टर्स ने जो एश्योरेंसेस या आश्वासन दिए थे, क्या उन आश्वासनों को इम्प्लीमेंट किया गया। सो अगर कोई शिकायत सुनने के बाद एक मिनिस्टर कहता है कि हाँ, हम आश्वासन देते हैं कि इस शिकायत पर हम काम करेंगे, तो ये कमेटी देखती है कि क्या उन आश्वासनों को पूरा किया गया या नहीं किया गया। और ये कमेटी फंक्शन कर रही है 1953 से। फिर आती है कमेटी ऑन पिटिशंस। ये कमेटी ऐसी डिफरेंट पिटिशंस को एग्जामिन करती है जो लोकसभा में सबमिट की गई हैं, और उन पिटिशंस में शिकायतें भी इंक्लूड हो सकती हैं। इन पिटिशंस को कंसर्न मिनिस्ट्री को भेज दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि मिनिस्ट्रीज को जो जनता की शिकायत है अपनी कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन से उसके बारे में पता चलता है और वो उनको सॉल्व करने के लिए कार्य कर सकते हैं। तो ये होता है रिड्रेसल थ्रू पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर। देन कम्स द जुडिशियल रेमेडीज। वहां भी मैंने बताया था कि कैसे गवर्नमेंट को या किसी पब्लिक ऑफिशियल को सू किया जा सकता है एक ऐसे सिटीजन द्वारा जिसको उनसे शिकायत है। सभी मैटर्स पे तो आप सू नहीं कर सकते हैं, कुछ ही ऐसे मामले हैं जहां पर गवर्नमेंट को सू किया जा सकता है या पब्लिक ऑफिशियल्स को भी, और ये सब का सब मैंने वहां पर बताया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर आती हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडीज इन द फॉर्म ऑफ रिट्स। रिट्स क्या होती हैं, दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड। कौन से आर्टिकल में होती हैं, किस आर्टिकल के तहत उन्हें इशू किया जाता है, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कौन कौन सी रिट्स हैं, हेबियस कॉर्पस जो क्या कहता है, लेट अस हैव द बॉडी, जिस पर्सन को डिटेन किया गया है उसे बुलाया जाए, अगर इलीगली डिटेन किया गया है तो उसे छोड़ दिया जाए, फ्री कर दिया जाए। मैंडेमस वी कमांड, प्रोहिबिट टू प्रोहिबिट समथिंग। हालांकि ये जुडिशरी टू जुडिशरी है,
इसको हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स को ही इशू कर सकते हैं। देन द क्यो वारंटो, व्हाट इज योर अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आप एक पद पर बैठे हैं, क्या आपके पास वो क्वालिफिकेशंस हैं जो कि इस पोजीशन पर बैठने के लिए आपके पास होनी चाहिए। एंड देन कम्स द रिट ऑफ सुशरी, ये भी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू कर सकते हैं। सो जुडिशियल रेमेडीज के थ्रू भी सिटीजन्स एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट शिकायत कर सकते हैं। फिर जुडिशियल रेमेडीज में आता है PIL, जिसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। जब पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट में पिटिशन या केस फाइल किया जाता है, और इसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट्स में ही फाइल किया जा सकता है, ना ही इसे किसी स्टैट्यूट में, ना ही किसी एक्ट में इसको डिफाइन किया गया है। इसको लाने के पीछे का इंटेंट यही था कि कुछ लोग दूसरे लोगों के बिहाफ पर अपील्स कर सके कोर्ट में, ऐसे केसेस में जहां वो दूसरे लोग अफेक्ट हो रहे हैं। तो अगर एक सिटीजन की पर्सनली कोई कंप्लेन नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन से, तब भी वो PIL को फाइल कर सकता है दूसरे पर्सन के बिहाफ पर, अगर वो दूसरा पर्सन कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इनजस्टिस फेस कर रहा हो तो PIL को कब फाइल किया जा सकता है? ऐसे केस में जहां पर पब्लिक का इंटरेस्ट जो है वो अफेक्ट होता हो, वहां पर PIL को फाइल किया जा सकता है। और कोई भी PIL को फाइल कर सकता है किसी भी ऐसे मैटर के लिए जो पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट करता हो। वो मैटर चाहे पोल्यूशन हो, रोड सेफ्टी हो, औरतों पर हो रहे अत्याचार हो, बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन हो, या खाने में मिलावट हो, कोई भी इशू हो सकता है। एनी मैटर दैट अफेक्ट्स द पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज। यहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई कंप्लेंट्स हो, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, या प्रशासन पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम को ना कंट्रोल कर पा रहा हो, या जेल की जो प्रशासन है वो प्रिजनर्स के साथ कोई बदसलूकी कर रही हो, ऐसे सब मैटर्स को PIL के थ्रू चैलेंज किया जा सकता है। तो ये जो PIL होती है ये ग्रुप इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, ग्रुप्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, ना कि किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को। इसलिए जो एक पीड़ित पर्सन है, जो एक पीड़ित आदमी है, वो खुद से इसे फाइल नहीं कर सकता है, किसी और को इसको फाइल करना होगा। तो ये होती है PIL, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है सिटीजन्स के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट कंप्लेन करने का, ऐसे केसेस में जहां पर पब्लिक इंटरेस्ट भी अफेक्ट होता हो। उसके बाद जुडिशियल रेमेडीज में ही आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एंड कोर्ट्स। इन कंट्रीज लाइक इंडिया वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, और ये ट्राइब्यूनल्स किससे डील करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट जो कंप्लेन्स की जाती हैं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के अगेंस्ट ये कंप्लेन से डील करता है। तो एक तो होते हैं रेगुलर कोर्ट्स, उन रेगुलर कोर्ट्स के अलावा कुछ देशों में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स होते हैं। हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स ऐसी अथॉरिटीज होती हैं जो कि ऑर्डिनरी कोर्ट से बाहर होती हैं या उनसे अलग होती हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड केसेस को ये देखती हैं और ऑर्डिनरी कोर्ट्स का ये समय बचाती हैं, क्योंकि कोर्ट्स के पास तो ऑलरेडी सो मेनी केसेस होते हैं, है ना। तो उनका समय जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स बचाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स हैं उनको देखकर। कोर्ट्स के मुकाबले ये लेस एक्सपेंसिव होती हैं, ऑर्डिनरी कोर्ट से ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं। कोर्ट के पास तो इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो इन केसेस को देख सकें। एफिशिएंट होने का रीज़न ये भी है कि इन ट्राइब्यूनल्स को जो हेड करते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है, दे हैव द नॉलेज। इसके अलावा इन ट्राइब्यूनल्स के पास पावर होती है विटनेसेस को समन करने की, ओथ दिलवाने की एंड डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने की। तो ये क्वासी जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। कोर्ट तो सिर्फ जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म करता है, लेकिन ट्राइब्यूनल्स ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होती हैं जो जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, एंड हेंस दे आर क्वासी जुडिशियल। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल्स या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स। इनको हम दो कैटेगरीज में रख सकते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एंड स्टेट एंड जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स।
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो एम्प्लॉयज हैं उनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स को देखता है, और जो स्टेट एंड जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं ये डील करते हैं जो स्टेट लेवल एम्प्लॉयज की अगेंस्ट शिकायतें आती हैं उनसे। इसके अलावा आप लोक अदालत के बारे में बता सकते हैं। लोक अदालत क्या होती हैं? ये भी डील करती हैं सिटीजन्स की कंप्लेंट से अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन। इंग्लिश में इन्हें पीपल्स कोर्ट कहा जाता है। ये भी सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है, क्विकली कंप्लेंट्स को डिस्पर्स करने में हेल्प करती है। जैसे कि पेंशन से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है या कॉम्पनसेशन क्लेम से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है, ऐसी प्रॉब्लम्स को लोक अदालत के थ्रू सॉल्व कर दिया जाता है। और इन केस अगर लोक अदालत का डिसीजन किसी सिटीजन को एक्सेप्ट नहीं है या एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सेप्टेबल नहीं है तो उस मैटर को रेगुलर कोर्ट में भेजा जाता है। फिर आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन वाली वीडियो में। ये कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं? इसका एग्जाम्पल है फ्रांस। और ये कोर्ट स्पेसिफिकली किससे डील करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन और सिटीजन्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं उनसे। ये ऑर्डिनरी कोर्ट से बिल्कुल अलग होते हैं, इनके लॉज भी अलग तरीके से बनाए जाते हैं, और ये भी सिटीजन्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति ग्रीवेंसेस हैं उनको देखते हैं। सो दीज वर द जुडिशियल रेमेडीज। इसके बाद आते हैं इंस्टीट्यूशंस टू डील विद करप्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो करप्शन होती है उससे डील करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1964 में, और ये भी डील करता है सिटीजन्स की प्रॉब्लम से जो उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन से होती हैं, और इंश्योर करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली रन करे। तो ये एक विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है, ये कोई इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी नहीं है। इसका काम इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है, बल्कि ये विजिलेंस या सतर्कता पर फोकस करता है, और ये किसी भी प्रकार के एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल से फ्री है। सीबीसी क्या करता है? ये करप्शन पर कंप्लेंट्स जो है उनको रिसीव करता है, या ऐसे केसेस में जहां पर ऑफिस का मिसयूज किया हो एडमिनिस्ट्रेटर्स ने, और ये सिर्फ रेकमेंड कर सकता है कि क्या अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए। कंप्लेंट सीबीसी को कहाँ से रिसीव होती हैं? वो सिटीजन से भी रिसीव हो सकती हैं, प्रेस रिपोर्ट के थ्रू भी रिसीव हो सकती हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स के थ्रू भी रिसीव होती हैं, या पार्लियामेंट्री कमेटीज की रिपोर्ट के थ्रू भी रिसीव हो सकती हैं। और कंप्लेंट्स रिसीव करने के बाद सीबीसी क्या करता है? वो एक एक्शन रेकमेंड कर सकता है। खुद से तो वो कोई इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकता है, तो वो क्या करेगा? जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कंप्लेंट आई है उस डिपार्टमेंट के पास ये मामला भेज दिया जाए, या जिस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल के अगेंस्ट कंप्लेंट आई है उस मिनिस्ट्री के पास कंप्लेंट को भेज दिया जाए, ताकि वो मिनिस्ट्री एक इफेक्टिव एक्शन ले सके उस ऑफिशियल के अगेंस्ट। इसके अलावा सीबीआई को भी कंप्लेंट भेज सकती है। अब सीबीआई क्या होता है? सीबीआई को कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1963 में, और ये इंडिया की मेन इन्वेस्टिगेटिव पुलिस एजेंसी है जो कि इन्वेस्टिगेशन का काम करती है। ये सीबीसी को हेल्प प्रोवाइड करती है, इसके साथ साथ ये लोकपाल को भी असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया सीबीसी के पास कोई इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी नहीं है, वो सीबीआई के थ्रू करा सकती है इन्वेस्टिगेशन। और सीबीआई किसके अंडर फंक्शन करता है? ये फंक्शन करता है अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, विच इज द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस, और वो फॉल करता है अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। साथ ही साथ सीबीआई के एक डायरेक्टर भी होता है, हु इज ऑल्सो द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिल्ली स्पेशल फोर्स एस्टैब्लिशमेंट, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सीबीआई क्या क्या इन्वेस्टिगेट करता है? ये करप्शन के केसेस को इन्वेस्टिगेट करता है या ब्राइबरी। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं, अगर वो किसी भी प्रकार का मिसकंडक्ट करते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, तो उनके अगेंस्ट भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, कॉरपोरेशंस और बॉडीज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सब के अगेंस्ट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो ये एंटी करप्शन क्राइम से डील करता है। नेक्स्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल का तरीका है ऑम्बड्समैन। ऑम्बड्समैन क्या होता है?
इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाली हूँ। ऑम्बड्समैन भी एक ऐसा ऑफिसर होता है जो सिटीजन्स की कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करता है और उसके बाद एक रिड्रेसल प्रोवाइड करता है, एक रेमेडी प्रोवाइड करता है। इस इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया गया था स्वीडन में 1819 में, which is followed by Finland, Denmark, Norway, New Zealand, England and India. इंडिया में इसकी क्या प्रोसेस रही, कैसे एस्टैब्लिश हुआ, ये हम बाद में समझने वाले हैं। और ऑम्बड्समैन जो है ये एक स्वीडिश वर्ड है विच स्टैंड्स फॉर एन ऑफिसर जो कि अपॉइंट किया जाता है लेजिस्लेचर द्वारा। किस लिए? एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स होती हैं उनसे डील करने के लिए, एज वेल एज द जुडिशियल एक्शंस। कुछ देशों में जुडिशियल एक्शंस के अगेंस्ट भी कंप्लेन की जा सकती है एंड दैट कम्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ ऑम्बड्समैन। ऑम्बड्समैन की जो जुरिसडिक्शन है वो कंट्री टू कंट्री डिफर करती है। तो ऑम्बड्समैन जो है वो अपने आप से भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है अपने इनिशिएटिव पर, किसी प्रेस रिपोर्ट के आधार पर भी वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, या अगर उसे कोई कंप्लेन मिलती है, रिटन फॉर्म में कोई कंप्लेन मिलती है एक पीड़ित पर्सन से, एक एग्रीव्ड पर्सन से, तब भी वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो अगर किसी इंसान को एडमिनिस्ट्रेशन से प्रॉब्लम है या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल से प्रॉब्लम है तो उसके खिलाफ वो कंप्लेन कर सकता है, ऑम्बड्समैन को भेज सकता है, ऑम्बड्समैन उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। और इंडिया में ऑम्बड्समैन को क्या कहा जाता है? लोकपाल और लोकायुक्त। सेंटर लेवल पर है लोकपाल और स्टेट लेवल पर है लोकायुक्त। ये ऑम्बड्समैन के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और ये स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, इनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनका मेंशन नहीं है। इनको एक स्टैट्यूट के द्वारा या लॉ के द्वारा बनाया गया है। और पहली बार कब रेकमेंड किया गया था कि एक ऑम्बड्समैन होना चाहिए इंडिया में? 1966 में जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन था उसने रेकमेंड किया था कि 2 इंडिपेंडेंट अथॉरिटी सेटअप की जाएं विच वुड फंक्शन लाइक ऑम्बड्समैन, एंड लेटर ऑन एग्जिस्टेंस में आया लोकपाल और लोकायुक्त। तो ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू सिटीजन शिकायत कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स के अगेंस्ट। एंड फिर आते हैं रिड्रेसल मशीनरी इन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। देखिए 2 ऐसी एजेंसीज भी हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनके अगेंस्ट जो शिकायतें या ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करती हैं। पहली है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, जिसे DARPG कहा जाता है शॉर्ट में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1985 में। ये ऑफिशियल्स के अगेंस्ट जो शिकायतें हैं या ग्रीवेंसेस हैं उनको रिसीव करती हैं और उनको रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री को या डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देती हैं और उन केसेस को तब तक फॉलो किया जाता है जब तक वो क्लोज ना हो जाए। फिर आता है डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस। इसको 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स हैं उनको हैंडल करता है। इसके अलावा ऑफिसेज और डिपार्टमेंट्स में भी ग्रीवियंस सेल्स होते हैं जो कि लोगों की कंप्लेंट्स को सुनते हैं। इनका एम यही होता है कि ऑन द स्पॉट जो शिकायत है उसे सॉल्व कर दिया जाए। इस रीजन से पब्लिक असिस्टेंस काउंटर्स भी इस्टेब्लिश किए जाते हैं जो कि सिटीजन्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। इसका एग्जाम्पल है टेलीफोन एडवाइजरी काउंसिल्स, जहां पर जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आपस में इंटरैक्ट करते हैं और वहीं पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा एक और प्लानिंग की जा रही है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं उनकी एक सिंगल कस्टमर केयर सर्विस हो, जहां पर उन बैंक्स के अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स हैं उनको सुना जाएगा और सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद एक और तरीका आता है विच इज होल्डिंग पब्लिक हियरिंग, जिसे जन सुनवाई भी कहा जाता है, और इसके थ्रू भी केसेस को क्विकली सॉल्व किया जा सकता है। इनमें जिन लोगों को प्रॉब्लम है या कंप्लेंट है वो ऑफिशियल्स को अप्रोच कर सकते हैं। ऐसे ही सिमिलर मेथड को DDA यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी प्रैक्टिस किया जा चुका है, और इसके अलावा स्टेट्स का भी अपना एक ग्रीवियंस रिड्रेसल होता है। जन सुनवाई भी एक ऐसा ही पोर्टल है। ये कई स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है और लोग ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स के अगेंस्ट एट द स्टेट लेवल। इसके अलावा कुछ स्पेशल कमिटीज भी बनाई जाती हैं या एडवाइजरी बॉडीज भी बनाई जाती हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर्स के अगेंस्ट कंप्लेंट्स को देखती हैं। जैसे कि यूपी में एक पब्लिक ग्रीवेंसेस डायरेक्टोरेट है जो कि लोगों की शिकायतों को सुनता है जो उनको एडमिनिस्ट्रेटर से होती हैं।
इसके अलावा आप बता सकते हैं आरटीआई के बारे में भी। आरटीआई एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। ये डायरेक्टली तो एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है, बट ये सिटीजन को एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति अवेयर करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन एक सिटीजन रिसीव कर सकता है। तो ये थे ऐसे मेथड्स और प्रोसीजर्स जो डील करते हैं सिटीजन्स के एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट ग्रीवियंसेस या शिकायतों से। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।